Good morning dear students. So in today's lecture we will discuss about the determination of order of reaction by integrated rate method, in which in our syllabus we are to discuss only zero and first order reaction. In the last video we have discussed about the difference between molecularity and order of reaction. So let's start with the zero order reaction, in which we are to determine the order of reaction by the integrated rate method. So what is a zero order reaction? That we have already discussed. Order of reaction क्या होता है, ठीक है? So in the case when the reaction would be of zero order, we can say that if rate is independent to the concentration of the reactant is known as the zero order reaction. So now let's see, if suppose we are taking a simple reaction, that is A gives product. Okay, what we say initially when time is equal to 0, if its concentration is A, product would be 0. Okay, जब टाइम 0 है, t टाइम 0 टाइम पर बात कर रहे हैं, यानी इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट एट इनिशियल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A is small a, the product would be 0, and after time t if suppose that is, या इसको हम A नॉट मान लेते हैं, ठीक है? सो कैपिटल में लिख देते हैं A नॉट, और इसको हमने मान लिया AT at time t, ठीक है? And there would be some product over here, ठीक है? कुछ प्रोडक्ट होगा यहाँ पर. So let's see, या इसकी वैल्यू हम ऐसे भी रख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट था, ठीक है? आफ्टर टाइम t लेफ्ट कितना रह गया, A नॉट माइनस x, तो ये वैल्यू प्रोडक्ट की कितनी आ गई, x आ गई, ठीक है? So for the reaction A gives product, if the initial concentration is A naught of reactant A, the product would be 0. But after time t, if the concentration now is AT, its value is A naught minus x, then product formed would be x. Yes. Now we have to write the rate of this reaction. तो rate of reaction हमने दो तरीके से लिखना सीख लिया, ठीक है? एक तो हम लोगों ने रेट स्टार्टिंग में लिखना सीखा था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में, वाले पार्ट में, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने कहा आपको इंस्टेंटेनियस ज्यादा लिखना होता है इन कंपैरिजन टू द एवरेज वन. सो वी हैव टू राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है? सो दैट वुड बी रेट. कैसे लिखेंगे? रेट आर वुड बी इक्वल टू, I said for the reaction for the reactant you are to mention minus sign, so that would be d concentration of A upon dt. इसी तरीके से लिखेंगे. किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं ये? डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल लॉ. दूसरा हमने क्या सीखा था? दूसरा हमने सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने सीखा था. तो उस हम रेट को कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू K, ठीक है? एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A. नाउ बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज rate is independent of the concentration of reactant, so you may write raised to the power 0. Means rate is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0. तभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? जीरो ऑर्डर के लिए 0th पावर पर डिपेंडेंसी होगी रेट की, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है? सो नाउ बाय दीज टू मेथड्स वी कैन राइट डाउन द रेट, ठीक है? यानी ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग है. सो ये दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ. दोनों ही तरीके से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन इक्वेट आल्सो. ये भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे. सो ऑन इक्वेटिंग क्या हो जाएगा? ऑन इक्वेटिंग वी कैन राइट डाउन माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K
कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1. सो वी कैन राइट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट डी ए, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊं यहाँ पर, सो डी ए और मैंने क्या किया माइनस के डी टी से. इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होने वाली है. नाउ क्या मेथड यूज कर रहे हैं हम? इंटीग्रेटेड रेट मेथड. यानी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेंगे. ठीक है, सो वी इंटीग्रेट डी ए इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे, के कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल देंगे. नाउ इंटीग्रेट डी टी. ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है हमारी, दैट वुड बी ए. डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, दैट वुड बी ए इज इक्वल टू माइनस के. इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी t. नाउ व्हाट वी आर टू डू, हमें लिमिट यहाँ पुट करनी होती है ना, हमें यहाँ लिमिट पुट करनी होती है इनिशियल टू फाइनल. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी कितनी है ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन मेरी कितनी है 80. सो यू पुट द लिमिट ओवर हियर. ठीक है, ए नॉट टू 80. इसी तरीके से इनिशियल टाइम क्या है हमारा, दैट इज इनिशियल टाइम इज 0, तो ये वैल्यू आ गई 0. फाइनल क्या है हमारा, टी टाइम है, इट मीन्स 0 to t. अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वुड बी देयर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी t माइनस 0, और t माइनस 0 का मतलब क्या है, t. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट t. Now we can also write it like 80 is equal to minus kt plus a naught. लिख सकते हैं ना इस तरीके से. Is there any issue in it? इसमें कोई प्रॉब्लम है? I don't think there is any problem. ये इक्वेशन जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं, इसको और किस तरीके से करना है हमें. हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो के टर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब मुझे अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्रॉम द रिएक्शन आई में राइट k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, लिख सकते हैं ना. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ पर ए नॉट क्या है, ए नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन. देखिए, जो हमने इनिशियली कंसंट्रेशन ली थी टाइम 0 पर, वो क्या है, ए नॉट. एंड ए टी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. टी टाइम है और के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट, दैट यू नो वेल. ठीक है, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल. रेट को लिखने के दो मेथड है हमारे पास, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो हमने उस तरीके से लिख दिया, R इज इक्वल टू माइनस, रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है. सो दैट वुड बी माइनस डी ए अपॉन डी टी. एंड व्हाट अबाउट रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसके कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड करता है.
तो यहाँ पर क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की 0th पावर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट। तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0। ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1, यानी इस केस में रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। नाउ इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरीके से रेट को लिख रहे हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगी हमारे पास वैल्यू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट। ठीक है, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं और चाहे तो ए नॉट भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर हो रहा होगा। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, डी टी को हम इधर ले गए तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को कैंसिल करते हैं, डी हट जाता है, इंटीग्रेट करते हैं और आपको क्या करनी होती है, लिमिट लगानी होती है। लिमिट इनिशियल से फाइनल तक की लगती है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इनिशियल से फाइनल लगाया हमने, यहाँ पर भी इनिशियल से फाइनल लगाया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल मींस एटी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के एंड देन टी, टी में भी क्या आएगा, टी माइनस 0, सॉल्व होके वैल्यू क्या आ जाएगी, टी। इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट ए नॉट, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव की हो गई, ये नेगेटिव की हो गई, तो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। इसको इसमें से अगर k का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। ठीक है, और एक ये फॉर्म हमने लिखा कि हम ए नॉट को इधर ले गए और ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई एटी की। एटी क्या है हमारी, आफ्टर टाइम टी जो है वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस के टी होकर ही आएगी, जिससे ये क्लियर होता है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज डिक्रीज। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ये हमारी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गई। नाउ इसकी हेल्प से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फॉलो कर रही है लीनियर इक्वेशन को। देखिए किस तरीके से, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं तो y एक्सिस पे क्या आएगा मेरा, कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे क्या आएगा मेरा, टाइम, एम एक्स प्लस सी, और इंटरसेप्शन का वैल्यू क्या आएगा, ए नॉट ऑन द y एक्सिस। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, और हमारा m का वैल्यू यानी हमारा स्लोप मींस टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस के। माइनस के का मतलब नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यानी जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, कमिंग डाउन। क्लियर है, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, इसलिए मैंने कहा कि इस फॉर्म को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ग्राफ्स की बात करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर। हो गया, आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल। So now we'll discuss about some graphical representation of zero order. देखिए, the first graph that we are going to plot is rate and time. बहुत सिंपल है। अगर हम रेट और टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करें फॉर द जीरो ऑर्डर, तो हम यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए अभी क्या लिख रहे हैं, दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर किसी भी रिएक्शन का रेट वो टाइम एट पासिंग द टाइम ऑल्सो वुड बी कॉन्स्टेंट। तो हम दो चीजें देखेंगे यहाँ पर, रेट विद कंसंट्रेशन एंड रेट विद टाइम। दोनों ग्राफ देखते हैं। पहली चीज बात आ रही है हमारा कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड विद द पासिंग ऑफ टाइम आल्सो द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वुड आल्सो बी कांस्टेंट।
यानी टाइम के बढ़ते बढ़ते भी हमारा जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या रहता है, दैट वुड बी द कांस्टेंट वैल्यू. इट मींस इट वुड बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द concentration. In the similar manner for this also, rate of a zero order reaction is constant with respect to time. It would also be the constant, but in the end of the reaction what we notice, it decreases to zero. क्या होता है जब रिएक्शन एंड होने वाली होती है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम पहले तो कांस्टेंट जाता है रेट, लेकिन एकदम से डिक्रीज होके क्या हो जाती है वैल्यू zero due to the complete consumption of reactant. ठीक है, I think must be clear to all. जीरो ऑर्डर के लिए ना कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी है ना टाइम पर, टाइम के साथ साथ भी रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. कंसंट्रेशन के साथ साथ भी, कंज्यूम होने के साथ साथ भी क्या होता है, रेट कांस्टेंट रहता है. बट अगर हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखें तो जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है हमारा जो रेट है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. यहां हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में मेंशन कर लेते हैं, एंड व्हाट अबाउट टाइम. सो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट वी आर एबल टू सी इज वी आर गेटिंग द लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर ग्राफ आएगा हमारा, एंड दैट वुड बी हैविंग द नेगेटिव स्लोप. सो इफ वी से दैट एट टाइम जीरो, जब हमारा टाइम जीरो है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट. दिस इज आवर वैल्यू ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो. हियर यू आर एबल टू सी सी का वैल्यू क्या आ रहा है. सी यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्शन ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, ए नॉट. सो दैट इज द इंटरसेप्शन, मींस सी का वैल्यू क्या है, ए नॉट है. ठीक है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा t, x मींस t, y एक्सिस पर क्या है हमारा कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ m मींस स्लोप. स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस k. सो व्हाट यू आर एबल टू सी, जो हमारा ये आ रहा है स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, मींस ये हमारा जो है tan थीटा का वैल्यू है. क्लियर हो रही है बात. So like this you would be able to see the graphical representation of this linear equation that we have compared with the linear equation. ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारी वो नेगेटिव स्लोप दिखाती है, लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है, नेगेटिव ग्राफ यहाँ पर हमारा आता है. इट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ माइनस k. So these are some graphical representation related to the zero order reaction that you are to remember. यानी आपको कई बार MCQs में ग्राफ दे दिया जाता है फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. अब सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं है. सो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, एंड यू वुड बी आस्क्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी ऑर्डर का ये ग्राफ है, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, दैट यू आर टू फाइंड आउट. ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन टेल द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए. ग्राफ आपको या तो दे दिए जाते हैं या आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आप बताओ कंसंट्रेशन और टाइम में, रेट और टाइम में, या रेट और कंसंट्रेशन में आप ग्राफ बताइए. इसके बाद आता है आपका हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में. पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लें. I think must be clear. If we are talking about characteristics of zero order reaction, तो हम कुछ चीजें तो पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम
हमें क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज, ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीजेस, एंड ऑफ प्रोडक्ट, ये हम जानते हैं। दूसरा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट इज द यूनिट, यूनिट की बात कर चुके हैं। इसके लिए यूनिट के लिए हमने डराइव क्या किया था, जनरल फॉर्मूला दैट इज मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n, एंड टाइम इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू अगर 0 लगाते हैं तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम हमारा सेकंड में भी हो सकता है और मिनट्स में भी जनरली होता है। और अगर आपके गैसियस रिएक्शन है तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, एटमॉस्फेयर में, तो इट में भी एटमॉस्फेयर इनवर्स टाइम इनवर्स। ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज अबाउट हाफ लाइफ पीरियड एंड फुल लाइफ पीरियड, यू में से, है ना, हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले ये समझ ले कि हाफ लाइफ पीरियड है क्या, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड समझ लेते हैं और इस रिएक्शन को हमें याद में रखना है, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T, ठीक है। इसको लिख लेंगे, सो K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T, दैट यू आर टू रिमेम्बर, ठीक है, क्योंकि हम इसको समझ के यहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, जैसे कि समझ में आ रहा है, हाफ लाइफ पीरियड मीन्स इन द रिएक्शन, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज द टाइम टू कंप्लीट हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट इज द टाइम इन विच द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो कि आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, हाफ कंप्लीट हो गई, यानी आपके रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ वैल्यू यहाँ पर रह गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जिसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, क्यों, क्योंकि ये हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, यानी रिएक्शन की हाफ लाइफ पूरी हो चुकी है, या आप कह सकते हो कि हाफ लाइफ बची है। सो टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं हम। सिंपली इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या ली थी, A0, वो A0 क्या रह जाए, हाफ रह जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाए, हाफ रह जाए, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। तो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T, ठीक है। अब मुझे अगर टी हाफ कैलकुलेट करना है तो T को इधर ले जाऊं मैं, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक टी हाफ इज इक्वल टू A0, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A0 ले रहे हैं और आफ्टर टाइम T, तो यहाँ आफ्टर टाइम T क्या होगा, टी हाफ। तो आफ्टर टाइम T जो मेरी वैल्यू AT की होगी वो क्या हो जाएगी, दैट वुड बी A0 by 2, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आर यू गेटिंग मी और नॉट। भाई हम कहते हैं कि T इज इक्वल टू 0 है तो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 है। आफ्टर टाइम T, जिसको मैं कह रही हूँ टी हाफ क्या है, वो टाइम पीरियड जहां हमारी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी रह गई, हाफ। तो क्या इसकी वैल्यू A0 by 2 नहीं होगी, ये मैंने क्या लिखी थी वैल्यू, आफ्टर टाइम T वैल्यू लिखी थी। अब जब मैं T की वैल्यू यहाँ टी हाफ लिख रही हूँ तो क्या मैं यहाँ पर A0 by 2 नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो आई कैन राइट टी हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0 by 2 अपॉन T, यस।
अब ए नॉट में से ए नॉट बाय 2 चला गया तो कितना बचेगा, अगेन ए नॉट बाय 2, भाई 1 में से हाफ निकालोगे तो हाफ ही रह जाएगा ना. सो यू बी गेटिंग टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, सॉरी के आया ना, ये तो हम इधर ले आए ना, तो दैट वुड बी 2 के. तो टी हाफ का वैल्यू हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दैट इज ए नॉट बाय 2 के. इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंडेंसी नहीं है रेट की, लेकिन टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आर यू गेटिंग दैट? ये बात समझ में आ रही है? यहां हम इस फॉर्मूला से क्या देख रहे हैं कि टी हाफ जो है हमारा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में यानी ए नॉट में, तो ग्राफ कैसा आएगा, इट वुड बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, सो आई यू गेटिंग दैट? टी हाफ, और अगर मैं कंसंट्रेशन लिख दो यहाँ पर, अगर मैं कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट कर रही हूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, सो आवर ग्राफ वुड बी द स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आर यू गेटिंग दैट? और यहां पर हमारे जो स्लोप की वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, दैट वुड बी 1/2k. क्लियर है? सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्लोप, और यू में से दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2k. अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, तो इट वुड आल्सो बी द स्ट्रेट लाइन एज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a naught and the slope of the graph would be having the value as 1/2k. So if you are having the value of k, you can tell the value of the slope also. क्लियर हो रही है मेरी बात? सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हमारी लास्ट बात रह जाती है यहाँ पर, दैट इज अबाउट द फुल लाइफ पीरियड. जैसे ये हाफ लाइफ पीरियड दिखाई दे रहा है, तो क्या हम फुल लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हैं इसके लिए? वैसे तो यहाँ से ही क्लियर होता है, बट फिर भी एक बार हम कैलकुलेट करते हैं. यानी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं हम, रिएक्शन के कंप्लीशन की बात कर रहे हैं. We are talking about the completion of reaction. यानी आप इसको सीधे से ये भी कह सकते हो कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रिएक्शन की 100% कंप्लीट होने की. यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उस केस में जो है हमारा क्या रिएक्शन बनेगा. ठीक है, सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला K इज इक्वल टू A नॉट माइनस AT इज इक्वल अपॉन T. हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, T कंप्लीशन. सो टेल मी इफ, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो कंप्लीट होने पे का मतलब क्या हुआ कि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी कंप्लीशन, यानी टी की वैल्यू अगर मैं ये रख दूं कि अब टाइम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं ये मान लूंगी ना मेरी फाइनल कंसंट्रेशन अब क्या रह गई, मेरा ए नॉट का वैल्यू जो है वो इसका ए टी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0. वुड दैट बी सो और नॉट? कंप्लीशन का मतलब ये है जैसे कि हाफ लाइफ पीरियड था, वो टाइम पीरियड जब मेरी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, देन आई सेड कि मेरी जो फाइनल वैल्यू रहेगी कंसंट्रेशन की वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रहेगी. बट अगर मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीट होने से मतलब क्या है, कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि वो टाइम है ये फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन विच इट गेट कंप्लीट, मींस टाइम एट विच, जहां पर हम क्या कह सकते हैं हमारी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप इसमें लगा सकते हो या आप किस में लगा सकते हो, चलिए इसमें ही अप्लाई करके देखते हैं। यानी कहने का मतलब है जब मेरी AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, तो कंज्यूम हो चुका होगा रिएक्टेंट पूरा। सो इफ आई अप्लाई द वैल्यू ऑफ AT इज इक्वल टू जीरो ओवर हियर, और इस T को मैं कैसे यहीं एक्सचेंज कर देती हूँ, T हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इफ इट वुड बी जीरो, तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, A0 बाय क्लियर हो रही है बात। तो एट द टाइम at which the reaction is got completed would be equal to initial concentration upon rate constant। ठीक है, जहाँ हाफ लाइफ की बात कर रहे थे A0 by 2K, and if we are talking about the full time of the reaction that would be A0 by K। I think must be clear to all about the zero order reactions। ठीक है, in the next lecture we will discuss about the first order reaction, और उसके बाद साथ में दोनों के न्यूमेरिकल पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, till the time practice for that। ठीक है, डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है, और खास तौर पे ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि AT हमारा क्या है, ये वो टाइम है, वो टाइम जो भी आप पर्टिकुलर टाइम ले रहे हो, यहाँ T हाफ ले रहे हो, मान लो T 3/4 पर दे दिया उसने, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर AT की वैल्यू में चेंज करेंगे। AT जो बची हुई अमाउंट है हमारी, वो अमाउंट है अब यहाँ पर। ठीक है, सो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद पहले फर्स्ट ऑर्डर समझ लेंगे। टिल द टाइम इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, और अपने हाथ से खुद कैलकुलेट करके देखिए कि कैसे हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रॉब्लम आए। ठीक है, so do practice and revise for the chapter hello alkanes and hello arenes। I'll ask question in class for that, और one by one हम लोग revise करेंगे, because very soon you are having your examination in the last week of the October। So be prepared for the subjective type of examination now। Thank you।